नमस्कार सुमित जी। सीमा जी नमस्कार। मैं शुरू करूं अर्पण कुमार जी? आपके हिसाब से सब ठीक है? संजीव जी नमस्ते। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि, बहुत प्यारे कवि और हम सबका बहुत कविता और कविता से बाहर की दुनिया में ख्याल रखने वाले नरेश सक्सेना जी के जन्मदिन के मौके पर तो क्या कहा जाए, अब तो 16 तारीख से लगातार हम उनके बारे में सुन रहे हैं और उनको कविता के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मुझे बुलाया गया है और देखिए मैं क्या बोल पाता हूँ। ये चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं, पर फिर भी हमको सेलिब्रेट करना ही है। तो पहले तो अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं भाषा और बोली के लिहाज से बुंदेलखंड का हूँ और मेरी परवरिश गोंडवाना में हुई और सतपुड़ा मेरा पहाड़ है, मेरा पुरखा है। और पहला कवि जो जिंदगी में कविता की पंक्तियों के माध्यम से जीवन में आया वो थे दादा भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, तो मैं उसी जंगल से आता हूँ। ये इत्तेफाक है कि हमारे नरेश जी भी बुंदेली भाषा से ही आते हैं, जैसा मुझे मालूम है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि जब कभी भी फेसबुक में महेश कटारे सुगम जी अपनी बुंदेली की रचनाएं, गज़लें, लोक शैलीबद्ध गीत या अपनी रचनाएं जब पोस्ट करते हैं तो वही एक ऐसे भाग्यशाली कवि हैं जिनकी कविताओं पर नरेश जी कोई ना कोई टिप्पणी ज़रूर करते हैं। और बुंदेली का तो उनको अद्भुत ज्ञान है, वो बातचीत में हम लोग आगे जान पाएंगे। ये मेरी बात एक बड़े अजीब से शिल्प में शुरू हो रही है। कहीं मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा, कहीं कुछ पढ़ रहा होऊंगा, कभी किसी को याद कर रहा होऊंगा। तो ये कोई ऐसा शिल्प नहीं है जिस शिल्प में मेरी कोई ऐसी योजना बोलने की नरेश जी के बारे में है जो बहुत ही सुव्यवस्थित हो। नरेश जी भी कभी कभी अपने बारे में कहते हैं, उन्होंने लिखा भी है कि मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत अराजक हूँ, कहीं ना कहीं खो जाता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि जब मुझे उनके बारे में तैयारी करनी थी और कल अर्पण जी का संदेश आया तो उसमें एक आदेश का भाव भी होता है, बहुत प्रेम के आदेश का भाव कि आपको बोलना है। और नरेश जी के नाम पर कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वही कुछ हमारे साथ अर्पण जी ने किया। लेकिन मैं उनकी कविताओं पर आने के पहले मैं उनके उस जीवन में जाना चाहता हूँ जहाँ पर वो एक ऐसे इंसान के रूप में आपको दिखाई देंगे जो आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है। मैं उनके प्रेम और विवाह प्रसंग से बात शुरू करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि नरेश सक्सेना जी के बारे में पहले पहल मुझ तक अगर कोई खबर पहुंची तो वो तब थी जब मैं 17 साल का था।
मैं छिंदवाड़ा ज़िले में हुआ करता था। जबलपुर वहाँ से बहुत नज़दीक है और वहाँ हमारे कुछ जान पहचान और रिश्तेदार भी हैं, तो वहाँ आना जाना भी होता था। तो जबलपुर के साथ एक मोह था और साहित्य की दुनिया में उस तरह से नहीं आए थे, लेकिन जो खबर आई वो ये थी कि नरेश सक्सेना जी इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ पढ़ा करते थे और उन्होंने अपने जीवन में ये तय किया कि जबलपुर का एक इलाका है लकड़गंज, जो गाने वाली बाइयों का इलाका है। तो पता चला कि वहाँ की जो एक मशहूर गायिका है बेनी कुंवर, उनकी बेटी से नरेश जी शादी करने वाले हैं और वो पूरी बारात और बाजे गाजे के साथ जाएंगे और अपनी दुल्हन को लेकर आएंगे। अब ये जो खबर थी, 17 साल की उम्र में बड़ी आकर्षक सी खबर थी जो कानों में पड़ी और इस तरह से वो एक किंवदंती की तरह, मतलब इस तरह का एक इंसान भी हो सकता है, ये हम फिल्मों में तो देखा करते थे, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, ये हम लोगों ने, या ख़ास तौर पर मैंने उस उम्र में पहली बार तब सुना जब मैंने हायर सेकेंडरी पास कर ली थी और मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल जाने को था। तो उनकी जो होने वाली पत्नी या उस दौर में जो उनकी प्रेमिका थी, उनका नाम विजया ठाकुर था। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके बारे में नरेश जी ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सुनो चारुशीला। तो उस कहानी को बताने के पहले मैं उस कविता को आपको सुनाना चाहता हूं और उससे आपको इस कहानी की जो बहुत आत्मीय, बहुत ही इंडिविजुअल और बहुत ही कमिटेड किस्म की जो जो पटकथा उन्होंने खुद लिखी थी, उससे आपको पता चलेगा कि वो अपनी पत्नी से किस हद तक प्रेम करते थे। तो कविता का शीर्षक है सुनो चारुशीला। चारुशीला यानी विजय जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, और देहांत के बाद ये कविता लिखी गई है। तुम अपनी 2 आंखों से देखती हो एक दृश्य, 2 हाथों से करती हो एक काम, 2 पांवों से 2 रास्तों पर नहीं एक ही पर चलती हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। एक बादल और एक बादल मिलकर एक ही बादल होता है। एक नदी और एक नदी मिलकर एक ही नदी होती है। नहीं होंगे हम अजम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अच्छा जरा सोच कर बताओ कि एक मैं और तुम मिलकर कितने? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिन मेरी एक वसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम हो तो क्या मैं नहीं बना सकता एक तारे से अपना आकाश? ये जो पंक्ति आती है, एक तारे से अपना आकाश, ये पंक्ति दरअसल विजय जी के लिए ही है। अब मैं सोचता हूं कि इस कहानी को किस तरह से कहूं। तो ये तो उनकी शादी की जो बात थी वो
1970 की थी, जब मैं 17 साल का था। उसके बाद कोई अगले 6 साल के बाद मैं रेडियो की नौकरी में आ गया, और रेडियो की नौकरी में आने से एक चीज हुई कि मुझे लेखकों से, कलाकारों से मिलने का, उन्हें समझने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और ये मौका इतना मिला कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो छोटी हो गई, लेकिन लोग अभी भी मिलने के लिए बचे हुए हैं। तो ये किस्सा जबलपुर का है, और जबलपुर तो हिंदी साहित्य के परिदृश्य में हरिशंकर परसाई और ज्ञान रंजन के लिए जाना जाता है। तो हमने जब कविता के देश में प्रवेश किया बतौर पाठक, या थोड़ा बहुत कुछ लिखना विखना, तो जबलपुर के साहित्यिक परिदृश्य में एक और नाम हमारे जहन में आया। कई नाम हैं, लेकिन अभी कहानी चूंकि नरेश जी की सुना रहे हैं, तो अभी तो उन्हीं की बात करते हैं। एक और नाम हमारे उस युवा मन तक आया, वो नरेश सक्सेना का था। और नरेश सक्सेना कौन से? कल्पना, धर्मयुग और ज्ञानोदय में छपने वाले, जो मुझे लगता है कि 1960 के बाद 62-63 या इसी तरह से, या 62 से 65 के बीच में इन पत्रिकाओं में छप चुके थे। तो अब जैसे मुझे उनकी उस प्रेम कहानी के बारे में, या उनके उस विवाह के बारे में, जिनसे जिन जिन छोटी छोटी कहानियों में उस बड़ी कथा, उस महाकथा तक पहुंचा, उसको कुछ तो मैं जबलपुर में रेडियो में पोस्टेड रहा, उस वजह से भी जानता था। कुछ इस वजह से भी मैंने जाना कि मैं साहित्य में कदम रख रहा था, या मैं मध्य प्रदेश का था। लेकिन इस कहानी को बड़ी भीतर तक जानने का एक रास्ता जबलपुर के राजेंद्र चंद्रकांत राय, जो वरिष्ठ कथाकार है, उनके माध्यम से पता चला। उन्होंने उनके ऊपर 2-3 मेरे ख्याल से किश्तों में नरेश जी की कहानी लिखी, और इस कहानी को जिस तरह से उन्होंने लिखा, वो मेरे दिल में बस गई। तो पहले तो चलिए उसी कहानी से शुरुआत करते हैं। इसके लेखक मान लीजिए राजेंद्र चंद्रकांत राय हैं, पढ़कर मैं सुना रहा हूं। पिछली शताब्दी के साल 70 की 16 मई को, यानी कि आज से कोई आधी सदी पहले, जबलपुर की तवायफों के मोहल्ले बेलबाग के एक कोठे पर नरेश जी बारात लेकर आए थे, और वहां पलने पढ़ने वाली एक बेटी को अपनी दुल्हन बनाकर ले गए थे। ये कोठा था बेनी कुंवर का, और उनकी वह बेटी थी विजया ठाकुर। पर उस दिन विजय उनकी भर बेटी ना थी, वे भवानी प्रसाद तिवारी, हरिशंकर परसाई और नर्मदा प्रसाद खरे नाम के 3 नगर पिताओं की बेटी हो गई थी। फिर पिता होने के इस दायरे ने इतना विस्तार पाया कि धीरे धीरे वे पूरे जबलपुर की ही बेटी हो गई। जबलपुर शहर उस दिन इतिहास के चमकदार पन्नों पर अपना सिर उठाकर दाखिल हुआ था। उस रात तमाम कोठे वालियों ने अपनी पेशेवराना गायकी को स्थगित कर दिया था। उस दिन वे सब केवल अपने लिए और अपने कुनबे की बेटी के लिए सजी सवरी थी। उस दिन उनके तन की सजावट पर अपावन लालसाओं के अंगारे नहीं बरस रहे थे। उन पर मनुष्यता की वास्तविक परिभाषा में घड़े हुए मनों की शीतल चांदनी की उजास फैली हुई थी। उस दिन तमाम सारंगी वादकों और तबलचियों ने अपनी पूरी मस्ती के साथ
साज तो बजाए थे, पर रात के अंधेरे में छिपकर आने वाले दो मुहे लोगों के रंजन के लिए नहीं, एक बेटी के ब्याह के लिए, उस शानदार और जानदार शाम को सजाने के लिए गजलों और ठुमरियों की जगह वहां बन्ने गाए गए थे। एक बन्ने को राजेंद्र चंद्रकांत राय जी ने लिखा भी है कि पहले गणेश मनाओ मनाओ री बहना, शीश बने के सेहरा सोहे, कान बने के मोती सोहे, लड़ियों से अत्तर लगाओ लगाओ री बहना, पहले गणेश मनाओ मनाओ री बहना। तो जो पूरा का पूरा संगीत का जो जगत वैसे हुआ करता था, वो एकदम बदलकर बन्नों में, गाड़ियों में या इसी तरह के संगीत में शायद बदल गया था। उस शाम जो कोठे वालियां थी सज धक कर अपने अपने कोठे के दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई थी, और ना ही गाए जाने वाली जगहों पर बैठी ही रह गई थी, बल्कि वे सब की सब बेनी कुंवर के कोठे पर जमा होकर सदियों के इंतजार के बाद आई उस अनोखी बारात को देखने की बेताबी से शराबोर हो गई थी, जो तसव्वुर से निकलकर उनके इलाके में बस दाखिल ही होने वाली थी। उस शाम वहां से गुजरने वाली सड़क पर ग्राहकों के लड़खड़ाते कदमों की आहटें न थी, नए जमाने की नई सोच वाले मानदार बारातियों के ठोस कदमों की दमदार पदचापे थी। बारात का स्वागत करने के लिए जबलपुर नगर निगम के 7 बार महापौर चुने जाने वाले और अपने वैचारिक पहनेपन के लिए ख्यात साप्ताहिक पत्र प्रहरी के संपादक भवानी प्रसाद तिवारी थे। अपनी कलम से पाखंड की परतों को छीलने वाले अप्रतिम लेखक हरिशंकर परसाई थे, और नई बयार के रसज्ञ कवि नर्मदा प्रसाद खरे थे। मित्रों, नरेश सक्सेना की बारात में जबलपुर के तमाम प्रगतिशील लेखक, कवि, पत्रकार, प्रगतिवादी, समाजवादी और बौद्धिक जन शामिल हुए थे। बारातियों में सबसे आगे चल रहे थे समाजवादी विचारों से मंडित और जबलपुर शहर के कभी महापौर रह चुके रामेश्वर गुरु। उनके साथ थे ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, विनोद कुमार शुक्ल, सोमदत्त, महेंद्र वाजपेयी, कुशल चंद गोलछा, सीताराम जाधव, चमन नरूला, राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर रामशंकर मिश्र और डॉक्टर नारायण प्रसाद वर्मा। इसके साथ जीवनलाल वर्मा विद्रोही, जो मुक्तिबोध के साथी थे, और स्वागत के लिए दूसरी तरफ से मौजूद थे मोहन शशि, चित्रकार विजय ठाकुर, रामकृष्ण दीक्षित विश्व, और सबसे मशहूर और सबसे सक्रिय संस्था मिलन के सारे सदस्य और पूरा का पूरा परिवार। दुल्हन के साथ थी जबलपुर के प्रख्यात रचनाकार रामानुजलाल श्रीवास्तव ऊंट बिलहरी की बेटियां साधना और अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी ममता और उनकी चंद सखियां। तब जबलपुर में एक लहर चल पड़ी थी और एक मिथ बन गया था कि जो इस शादी में शामिल होगा वही प्रगतिशील होगा, और जो नहीं होगा वो पुरातनवादी, परंपरावादी और पिछड़ा कहलाएगा। लिहाजा आमंत्रित अनामंत्रित दोनों ही तरीके से लोगों ने उस शादी में शिरकत की, यानी कि एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था लेखकों और कलाकारों के लिए। तो इस कहानी का ये एक जो शुरुआती हिस्सा आपने सुना, और उसके बाद बाकायदा शादी हुई, उनको ब्याह के नरेश जी लेकर गए। लेकिन इसका एक और फ्लैशबैक है, और वो फ्लैशबैक है कि नरेश जी और विजय के बीच में जो प्रेम प्रसंग है वो किस तरह से शुरू होता है।
और वो इस तरह लिखा गया है कि एक दिन जब नरेश सक्सेना अपने कॉलेज के हॉस्टल में अखबार पढ़ रहे थे तो उनकी नज़र उसमें प्रकाशित एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में जबलपुर यूनिवर्सिटी के कलाकार छात्रों का एक समूह था। समूह यूथ फेस्टिवल में भाग लेने गया था और विजयी होकर लौटा था। उस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं एक लड़की बैठी थी, वो निहायत खूबसूरत पर जरा उदास सी थी। उदासी ने उसकी गरिमा को नया आयाम दिया। वे यूथ फेस्टिवल के राष्ट्रीय उत्सव में बेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर्ग की गायन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाकर लौटे थे। जबलपुर के समाचार पत्रों ने उस लड़की के कारनामे को जबलपुर का गौरव निरूपित करते हुए तस्वीर को प्रकाशित किया था और वही थी विजया ठाकुर। नरेश सक्सेना जी ने उन्हें देखा और उसे इस बात पर बड़ा फक्र हुआ या बड़ी प्रसन्नता हुई कि विजया जी संगीत की परंपरा से आती हैं। दूसरा, वो एक कलाकार हैं और उन्हें लगा कि इनसे मिलना चाहिए। और उसके बाद उनसे मिलने के लिए उन्होंने चीज़ों का पता किया कि उनकी कौन दोस्त हैं। तो साधना उपाध्याय उनकी एक दोस्त हुआ करती थी। तो इस तरह से उन्हें ये पता चला कि विजया जी लगभग सारे संगीत के या दूसरी तरह के जो आयोजन होते उसमें जाया करती थी। तो एक नाटक होने वाला था शहीद स्मारक जबलपुर में। पहली जो भेंट नरेश जी की हुई वो उस शहीद स्मारक में हुई और वहां से उनके बीच में एक प्रेम शुरू हुआ, जिसकी परिणति विवाह में हुई, जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई। शादी के बाद जब नरेश जी अपनी विजया को लेकर लखनऊ पहुंचे तो बातचीत के दौरान ये विजय जी ने जाहिर किया कि उनका मन है कि फिल्म और टेलीविजन में कुछ करने की आकांक्षा है, कुछ करना चाहती हैं। तो नरेश जी ने उनकी इच्छाओं को पूरा सम्मान दिया और शादी हुई थी। लेकिन ये कहा कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे जाकर निर्देशन के 3 साल का कोर्स करें, यानी कि 3 साल के लिए उन्हें जाना होगा पुणे। और वो 1970 में ही, जिस वर्ष उनकी शादी हुई थी, फिल्म डायरेक्शन में डिप्लोमा करने पुणे चली गई। उन दिनों इंस्टीट्यूट में महिलाओं को फिल्म डायरेक्शन के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोच थी। उनका सोचना था कि निर्देशन का क्षेत्र पुरुषों के लिए ही उचित है। पटकथा, कैमरा और यूनिट लेकर नदी नाले, पहाड़ों, गड्ढों और जंगलों में जाना पड़ता है। रात दिन काम करना पड़ता है। समय और संकटों की परवाह नहीं की जाती है। तो ऐसे में स्त्रियां ये सब कहाँ कर पाएंगी। लेकिन विजय ठाकुर थी, जो अब विजय नरेश हो चुकी थी। उन्होंने साक्षात्कार का सामना किया और सिनेमा के मर्मज्ञ ऋत्विक घटक और मृणाल सेन उस इंटरव्यू में थे। उन्होंने यही सवाल पूछा कि तुम एक स्त्री होकर कैसे ये सब कुछ कर पाओगी। उन्होंने कहा कि सर, स्त्री होना कोई अयोग्यता नहीं है। हम निर्देशन के क्षेत्र में ही आना चाहते हैं। उसके लिए चाहे जैसी भी चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करने को तैयार है। और इस तरह वो पहली महिला निर्देशक हुई जिन्होंने ये कोर्स वहां से किया। उन्होंने कई फिल्में बनाई और ये जो जुगलबंदी थी नरेश और विजया की, इसमें एक चीज बहुत कॉमन थी। नरेश जी सिर्फ कवि
या गीतकार होकर नहीं रहे। वो बांसुरी बजाया करते थे, माउथ ऑर्गन बजाया करते थे, उन्होंने नाटक लिखे जो खेले गए, उन्होंने फिल्म बनाई, और इसके अलावा वो कई तरह की कलाओं में लगातार इंटरेस्टेड रहे। सीखने की ललक उनकी कभी सीखने की ललक कभी उनकी रुकी नहीं। तो ये एक ऐसी जुगलबंदी थी जिसमें दो कलाओं के लोग एक साथ एक यूनिटी की तरह न केवल जीवन में बल्कि अपने क्रिएटिव काम में भी साथ साथ बने रहे। विजया जी जिन चीज़ों को फिल्म के माध्यम से लाना चाहती थी, यानी कि जो छोटी छोटी सी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह निर्देशित करती थी, उसकी पटकथा जो थी वो नरेश जी लिखा करते थे। कई फिल्मों में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक में बांसुरी का प्रयोग किया। उन्होंने खुद फिल्म बनाई जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इस तरह से ये एक ऐसा मेरे ख्याल से सदी में कभी कभी इस तरह से चीज़ें होती हैं कि दो हम ख्याल लोग इस तरह से दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं और एक दुनिया बदलती है। मूलतः तो नरेश जी कवि हैं, लेकिन कविता की तासीर को लेकर उन्होंने एक कविता लिखी है कि कविता होनी कैसी चाहिए, और उससे आपको पता चलेगा कि दूसरी कलाओं में भी ये चीजें उसी तरह से घटित होती हैं। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी तो वैज्ञानिक चेतना तो उनमें भरपूर थी। तो कविता की तासीर, ये जो कविता है इसे मैं सुनाता हूं। पांव जैसे पड़ जाए सांप पर, चढ़े ऐसी थरथरी, बिच्छू ने मार दिया हो जैसे डंक, या बरैया पीछे पड़ गई हो, कविता भी पीछे पड़ जाए। जैसे पेड़ू में पथरी की असहनीय पीड़ा, जैसे कान का दर्द झंझनाता हो कनपटी, ऐसी हो उसकी तासीर। कविता की तासीर ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी हो उसकी तासीर, फूलों को छुए जैसे ओस, छुअन ऐसी नहीं बल्कि चाकू की तेज धार छुए पके फोड़े को, ताकि रिसना मवाद का शुरू हो और वाह नहीं आह निकले होठों से। तो उनके लिए कविता की ऐसी तासीर होनी चाहिए, और वो उसी तासीर के कवि रहे। और चूंकि मैं भी बुंदेलखंड से था, बुंदेली संगीत को थोड़ा बहुत समझता था, रेडियो में नौकरी की, बुंदेलखंड के लोकगीतों का एक तरह से मैंने सिलेक्शन किया। तो इस तरह से चाहे संगीत का मामला हो, चाहे कविताओं की आधार भूमि का मामला हो, चाहे चीज़ों को समझने का कविता में संवेदना के स्तर पर मामला हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नरेश जी हमारे इलाके के, या हमारी कविता की जो एक परिवार या एक कुल हो सकता है, उसके बहुत नज़दीक है। और वो वाकई उतने नज़दीक थे, उनसे आप कभी भी किसी भी समय में बात कर सकते थे। और जो कभी बड़े हो जाते हैं उनमें एक तरह का स्वाभिमान, एक तरह का दूसरी तरह का दर्प आ जाता है। लेकिन नरेश जी में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम जो युवा कवि उस जमाने के हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत बाद में जाकर उनसे मेरे ख्याल से कविता की दुनिया की बातें करना शुरू की, दूसरी तरह की बातें करना शुरू की, तो उनसे मिलते हुए, उनसे बात करते हुए हम लोग
बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। वो बहुत अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे ओरेटर कि कहीं से भी बोलना शुरू करेंगे और कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी जो लय है वो बातचीत में बिल्कुल नहीं टूटती थी, जैसी कि कविता में नहीं टूटती। तो मैं तो लगभग उनकी कविताओं की पक्षधरता, उसकी सरलता, उसकी अर्थ संपृक्ति से इतना प्रभावित था, और उन्हें सुनते हुए लगता था कि वो खड़ी बोली में बुंदेली के लोक शैलीबद्ध गीत की तरह किसी रचना को लिख रहे हैं, उसे सुना रहे हैं। तो ये जो बुंदेलखंडी लोक भाषा से आए हुए संगीत की जो विरल काव्य धातु थी और ऐन्द्रिकता की जो अपूर्व जीवंतता थी, उसने, मुझे लगता है कि उनके कविता के वाचिक सौंदर्य को एक ऐसा अनूठा रूप दिया कि जब वो कविता सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। और जो हमारी सबसे आत्मीय चीजें, रिश्ते और जो मनुष्य होते हैं, वो उनकी कविता में बिल्कुल जैसा पानी बहता है उस तरह से ये सारी वस्तुएं चली आती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे नदी लौट आती है बारिश में, पेड़ों पर लौट आते हैं नए पत्ते बसंत में, वैसे ही लौट आते हैं पूर्वज पर्वों त्योहारों पर, वे हमारे साथ होते हैं। तो उनकी कविता में देखिए किस तरह किसी आसानी से नदी आ जाती है, बारिश आ जाती है, पेड़ आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, बसंत आ जाता है, पूर्वज आ जाते हैं, पर्व त्योहार आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि उनकी कविता स्मृति से बनी है, उसमें किस्सा है, प्रकृति है, पूर्वज है, वो ठीक वैसे हैं जैसे लोक में हम पाते हैं। अब ये जो सौंदर्य है उनकी कविता का, तो वो कहते हैं कि कविता को ना लोकगीत की तरह सरल होना चाहिए और उसे गणित की तरह पारदर्शी होना चाहिए। तो वो अपनी कविता को इसी तरह से लिखते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी कविता को बोल बोल कर लिखता हूं। जब बोल बोल के आप लिखते हैं तो एक जो नैसर्गिक लय आपके बोलने में आपकी स्मृतियों के साथ संगीत की या आपके लोक की चली आती है, वो नरेश जी के यहाँ चली आती है। उन्होंने सबसे पहले तो गीत और नवगीत लिखे, तो वो जो छंद है वो पहले उनके साथ रहा और फिर वो एक बहुत गहरी लय में तब्दील हो गया। अब वो पानी के इंजीनियर थे, और तो पानी के आसपास के जितने भी पदार्थ हो सकते थे, जितनी चीजें हो सकती थी, वो सब उनकी कविता में उनकी इंजीनियरिंग के रास्ते से भी चली आती थी। पेड़ फूल तो आते थे, पानी है, रेत है, ईंटें हैं, इसके साथ जहां जहां थे तो वो छिपकलियां भी चली आएंगी, घास चली आएगी, कौए चले आएंगे, दांतों के कीड़े चले आएंगे, दाग धब्बे चले आएंगे, कंक्रीट चली आएगी। तो इस तरह से नरेश जी अपनी कविता में मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजों को लेकर आते हैं वो हमारी इतनी सुपरिचित होती है और इतनी लयात्मक होती है, और विज्ञान के रास्ते से आकर भी इतनी संप्रेषित करती हैं कि आपको वो कविताएं नहीं लगती, वो कई बार प्रार्थनाओं की तरह लगती हैं। कई बार जो 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 लोक भजन होते हैं उनका एक आभास आता है। और दूसरी बात यह है कि वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जरूरी कहने की कला को जानते हैं। उन्हें आप कहीं भी किसी भी कला के कलाकारों के साथ रख दीजिए, वे आपको निराश नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं इनवाइट किया, और मैंने देखा कि चाहे वो कवि सम्मेलन के कवि हों, चाहे मुशायरों के शायर हों, नरेश जी जो खड़ी बोली के कवि हैं, उनको उनके बीच में
अगर आप रख दें तो आपको ताज्जुब होगा। एक तो वो किताब देखकर पढ़ते नहीं, उनके हाथ में कोई पर्चा वर्चा हो जाए तो हो जाए, वो भी नहीं होता है। और वो लगभग सारे लोगों को एक तरह से पराजित करने के शक्ल में ही नजर आते हैं, क्योंकि वो इतने नैसर्गिक ढंग से सब कुछ करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि अ, ये कोई कविता हो रही है या वो कविता के साथ कोई नाट्य तत्व लेकर आ गए हैं और इस तरह से संप्रेषित कर रहे हैं जैसे एक कलाकार मंच से लोगों को अपनी सोलोलिकी में संबोधित करता है। एक एक बार का वाकया सुनाता हूँ। जब मैं दूरदर्शन में था तो डीडी भारती चैनल आरंभ होना था और उसके एक लोकार्पण का कार्यक्रम था। और उस लोकार्पण कार्यक्रम में जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था, उसमें गायिका थी परवीन सुल्ताना, चित्रकार थे राम कुमार और मंजीत बाबा, शायर थे निदा फाजली और कवि थे नरेश सक्सेना। हमने उस मंच में ग्राउंड के अलावा दो और तल बनाए थे, जिसमें एक तल में राम कुमार और मंजीत बाबा पेंटिंग कर रहे थे, नीचे परवीन सुल्ताना गा रही थी और बीच में जब उनका गाना खत्म होता था तो उसमें निदा फाजली आकर अपनी कविताएं सुनाते थे या गजलें और दोहे सुनाते थे। और दूसरे ब्रेक में ये समझ लीजिए कि नरेश जी आ गए। तो वो एक ऐसा समा बंधा जिसमें कविता, संगीत और चित्रकला का जो अन्वय हुआ वो एकदम विलक्षण अनुभव था मेरे जीवन का। और उसमें नरेश जी ने जिस तरह से काव्य पाठ किया वो तो मेरे लिए अविस्मरणीय है। उसके अलावा भी कई जगह उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया और वो बड़े मतलब फिर तो लोग उनके बड़े आशिक हो गए। तो कविता सुनाने का मामला हो या कविता लिखने का मामला हो, कविता उनके पास इल्हाम की तरह नहीं आती। वो हमेशा कहते हैं कि कविता मेरे पास कोशिश करने से आती है। कई कई बार की कोशिशों का नतीजा उनकी एक छोटी सी कविता हो सकती है। बहुत संपादन करते हैं और उनकी कविता का जो जब आप पढ़ेंगे कहीं छपी हुई तो आपको लगेगा कि बहुत ही सुविचारित और सुसंपादित है। इसमें से एक शब्द को हटाना, एक मात्रा को हटाना बहुत ही नामुमकिन है। जैसे उनकी एक कविता है, वही जो घोड़े की नसों में खून बनकर दौड़ती है, जो गाय के थनों में दूध बनकर फूटती है, वही जो बिछी रहती है लगातार कि अचानक एक दिन महल की मीनारों और किलों की दीवारों पर शान से खड़ी हो जाती है, उन्हें ध्वस्त करने की शुरुआत करती हुई। और उनकी ये कविता धूप पर है, घास पर है, एकदम परिचित वस्तु संसार। लेकिन उनकी कविता में सिंथेसिस भी अगर बनेगी तो इतने करीने से बनेगी जैसे एक के ऊपर एक ईंट रखी गई हो और वो ईंट इस तरह से रखी गई हो कि उनको हिलाना भी आपको मुश्किल लगेगा। मनुष्य के तौर पर आप देखिए, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है कि नरेश जी में अद्भुत धैर्य है, संयम है, चीजों के लिए राग है। वे विचार के साथ बहुत अनुशासित ढंग से रहते हैं। हालांकि वो अपने बारे में कहते हैं कि निजी जिंदगी में वो बहुत अराजक हैं, बहुत आलस्य से भरे रहते हैं। वैसे भी अगर आप उनसे बातचीत करना चाहें तो 12 बजे के बाद ही बातचीत कर सकते हैं, उसके पहले उनका दिन शुरू नहीं होता। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें आप देखेंगे कि मेज पर उनकी कविताएं या उनके ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, कई कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका मन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो पड़ी रहेंगी, वो सालों पड़ी रहेंगी। इसलिए
उनके सिर्फ 2 संग्रह आए। उन्हें जब पहल सम्मान घोषित किया गया तो सबसे बड़ा संकट ही यही था कि इन्हें हम सम्मान दे रहे हैं और इनका एक भी संग्रह प्रकाशित नहीं है। मैं और ज्ञान रंजन उनके घर गए हुए थे, जहां उनसे हम लोगों ने प्रारंभिक बात की, और फिर उसके बाद जितने भी मित्र हो सकते हैं, मंगलेश डबराल से लेकर संजय चतुर्वेदी तक, सब उनके पीछे पड़ गए और लोगों ने उनसे कविताएं निकलवाई। उसके बाद उनके ऊपर उन्होंने उसको एक अनुक्रम दिया, उसको सजाया, उनसे उनको बिना बताए उनके उस कविता संग्रह को तैयार किया, जो पहल सम्मान के समय में फिर हम लोगों ने उसका चेहरा देखा। उसका शीर्षक था समुद्र पर हो रही है बारिश। तो इस तरह से एक तरफ वो बहुत आप कह सकते हैं कि अपने ढंग के आलसी हैं, अपने ढंग के जीवन के साथ व्यवहार करने वाले हैं। उसी तरफ वो दूसरी तरह से जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अनुशासित भी हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर वो बहुत ही गंभीर रहते हैं। अगर आपने कभी उनके साथ ट्रेन में कोई यात्रा की हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अनिवार्य रूप से मिलेंगी। एक कि जो आरक्षित आपका कूपा होता है, आप जानते हैं उसमें कंबल भी मिलता है, उसमें चादर भी मिलती है, उसमें तकिया भी मिलता है, लेकिन नरेश जी अपना होल डाल लेके जाते थे हमेशा। होल डाल के बगैर उन्होंने यात्रा नहीं की। दूसरी एक डोलची होती थी जिसमें उनका खाना या कुछ फल होते थे। उनके साथ 3 चीजें अनिवार्य रूप से होती थी: मिर्च, नमक और प्याज। इसके बगैर उनका खाना पूरा नहीं होता था। और अगर किसी के घर खाना खाने पहुंचे हैं तो वो हरी मिर्च की फरमाइश करेंगे, उसके साथ नमक की फरमाइश करेंगे। कहने का मतलब वो एक स्वाद के मारे हुए इंसान भी हैं। उनको अच्छी चीजें खाना और उसकी उनके आस्वाद में जीना बहुत बहुत पसंद है, और इसलिए उनकी कविताओं में आपको आस्वाद के कई कई तरह के रंग मिलेंगे। वो अपनी जिंदगी को जैसा न समझ सकता, या जैसी मेरी समझ में आया कि वो दुनिया को प्रेम, जिज्ञासा और कौतूहल के साथ देखने वाले इंसान हैं। और ये जो उनका कौतूहल और ये उनकी जो जिज्ञासा है, वो हर चीज के साथ है। और चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जिस चीज के लिए जिज्ञासा होगी उनका परिणाम उनको चाहिए। तो कविता में भी वो एक परिणाम लेकर आने वाले कवि हैं, और उनकी कल्पना इस हद तक जाती है कि वे फूलों पर लिखी कविता को मान सकते हैं कि वो फूलों पर लिखी कविता नहीं बल्कि एक भयानक विस्फोट की तरह है। वे जड़ वस्तुओं, पदार्थों में तेजस्वी जीवन को देखने वाले कवि हैं। यहां तक पहाड़ और चट्टान धड़कनों तक जाते हैं, यानी कि नरेश जी की धड़कनों तक जाते हैं, और वे उसमें भी ऐसा जीवन देखते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देता है। वे अकेले ऐसे आधुनिक कवि हैं जो मुझे बचपन के जादुई लोक में ले जाते हैं। अगर मैं उनका आशिक हूं तो इस वजह से हूं, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सतपुड़ा और बुंदेली भाषा और गोंडवाने का इलाका और वहां की मेरी स्मृतियां और उन स्मृतियों से बनती मेरी कविताएं। तो अगर मैं किसी एक ऐसे कविता को पढ़ता हूं जो मुझे अपने बचपन में ले जाता है और एक आश्चर्य में छोड़ देता है, मेरी अपनी संवेदना और मेरे अपने ज्ञान के साथ, उसके कुछ उनकी कविताओं से कुछ उदाहरण एक एक दो दो पंक्तियां मैं सुनाता हूं। जितनी पत्तियां हैं उतने दुख हैं वृक्ष के, जितनी शाखें हैं फल हैं उतनी आशंकाएं। अब आप देखिए, जितनी पत्तियां हैं उतने दुख हैं वृक्ष के। इस तरह से वृक्ष की संवेदना के बारे में सोचना, ये तो मतलब एक असंभव सी संवेदना है जो उनके भीतर आती है, और शाखों पर वो फल नहीं उसकी आशंकाएं देखते हैं।
अब आशंकाओं का इस आज के जीवन में या आज के समय में हम मान के चलते हैं कि जिस तरह से पर्यावरण की स्थिति हो गई है, उसमें फलों का आना वो भी पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। और अगर हम फल के बराबर उतनी आशंकाओं को देखते हैं, तो वो भी एक ऐसा रूपक, एक ऐसा मेटाफर है कि जिसके कई अर्थ निकलते हैं। तोड़ लिए जाने के बाद भी फूलों के चेहरे वैसे ही खिले थे। सुनाई नहीं देती कांटे में फंसी हुई मछली की चीख। लदे ट्रक पर सोए आदमी ने गिट्टियां नहीं, अपनी हड्डियां तोड़ी हैं। इस वक्त जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तब मछलियों के संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेहुए रंगों से रंग गया था। मजा आ गया, मजा आ गया। आकाश हिंदू हो गया है। और रास्ते पांव से ही निकलते हैं। और रास्ते पांव से ही निकलते हैं। पांव इसलिए पूजे जाते हैं। अब ये बताइए कि हमारे बचपन के जितने भी प्रसंग हो सकते हैं, जितनी भी स्त्रियां आपके जीवन में आती हैं जिनके पांव पूजे जाते हैं, या जितने भी फल फूल आपकी स्मृति में रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, मछलियां रहती हैं, ये सब ऐसे सुपरिचित एक तरह से वस्तुएं हैं जो नरेश जी के यहाँ अद्भुत बिंब में बदल जाती हैं। वस्तुओं को धड़कते हुए बिंबों में बदलने वाला अगर कोई कवि मुझे आधुनिक कविता के फ्रेम में दिखाई देता है, तो वो नरेश सक्सेना है। और वो मुझे, जब मैं उनको पढ़ता हूँ, तो वो मुझे अपने सतपुड़ा के नदी तालाब, वन्य जीवन, लोकजन, लोक परंपराओं, ईंट भट्टों और वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें अचानक ले जाकर छोड़ देते हैं जहां पर मेरा बचपन का अन्न जल है। और वो उनका ले जाना भी ऐसे नहीं ले जाते, वो बहुत आपकी अंगुलियों को पकड़कर थाम कर कविता में ले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि किसी ने आपकी अंगुलियों को पकड़ा हुआ है और उसका स्पर्श इतना काव्यात्मक है। तो वो बहुत ही परिचित सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमारे जीवन के, हमारे समाज के, उस पर एकदम नए और वैज्ञानिक कोण से लिखने वाले कवि हैं। और उनके यहाँ अगर कोई चीज परोक्ष भी अगर आपको दिखाई देती है, तो बाज दफा नहीं, अमूमन वो प्रत्यक्ष राजनीतिक विचार की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। देखिए, इसके दो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस वक्त कोई कुछ नहीं बचा पा रहा। किसान बचा नहीं पा रहा अन्न को, अपने हाथों से फसलों को आग लगाए दे रहा है। माताएं बचा नहीं पा रही बच्चे, कुओं में छलांग लगा रही हैं। कोई कुछ नहीं बचा पा रहा, किसान बचा नहीं पा रहा अन्न को। ये हमारे समय का अगर बहुत भीषण यथार्थ है, तो इसके पीछे एक भयावह राजनीति भी है जो कि कविताओं से झांकती हुई दिखाई देती है। ईश्वर के बारे में एक कविता में कहते हैं, वही तो लाता है बीमारी, महामारी, अकाल और मौत। वही करवाता है हत्याएं और बलात्कार। उसी ने करवाए हैं दंगे, नरसंहार और युद्ध। घृणा की आग में उसी ने झोंक दी है ये दुनिया, निराकार नहीं है वो। अगर इसी क्रम में अगर आप गुजरात और अयोध्या सीरीज की उनकी जब कविताएं पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो एक बहुत ही पके हुए राजनीतिक कवि हैं। उनकी दृष्टि तहों के नीचे जाकर वहां जो चल रही राजनीति है उसको समझती है, और वहां से चीजों को हमारे पास लेकर वैसे ही आती है जिस भाषा में, जिस बोली में, जिस संवेदना में, जिस समझ में हम
उन वस्तुओं को जानते हैं, बस उसका एक कोण, बहुत ही कंटेम्प्रेरी किस्म का, बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का जो कोण है, वो उनकी कविता में वो चुपके से रख देते हैं, जैसे जैसे फूल में खुशबू होती है, उस तरह से। नरेश जी मैं, ऐसा नहीं है कि कोई आत्म संशय नहीं है, या अपने समय में ना कर पाने के कारण उनमें कोई अपराध बोध नहीं है। वो आत्मलोचन भी करते हैं, और उनका जो ये जो आत्म अवलोकन और आत्मलोचन का गुण है, ये उन्हें एक बड़ा कवि बनाता है। जैसे कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। सांप के मुंह में दो जुबानें होती हैं, सांप के मुंह में दो जुबानें होती हैं, मेरे मुंह में कितनी हैं? अपने बच्चे को किस जुबान में दुआ दूंगा, अपने बच्चे को दुआ किस जुबान में दूंगा। ये देखिए, ये जो एक आत्म स्वीकार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक जीवन में बढ़ते हुए हमारे एक नहीं कई चेहरे हो जाते हैं। हम जो बोलते हैं वो कई तरह से बोलते हैं, हमारी एक नहीं कई जुबानें हो जाती हैं। तो सांप के मुंह में दो जुबानें होती हैं, यहां से अगर वो अपने आप को एसोसिएट करते हुए कहते हैं अपने बच्चे को किस जुबान में दुआ दूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान कहना नहीं है, इसको कहने के लिए कलेजा चाहिए। या जैसे उनकी पंक्तियां आती हैं कि जैसे युद्ध में काम आए सैनिक की वर्दी और शस्त्रों के साथ खून में डूबी मिलती है उसके बच्चे की तस्वीर। जैसे युद्ध में काम आए सैनिक की वर्दी और शस्त्रों के साथ खून में डूबी मिलती है उसके बच्चे की तस्वीर, क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में? कौन लिख सकता है इस तरह से? जो अपनी कविता को, अपनी कविता की पंक्ति को खून में नहीं डुबा पाने के अपराध बोध में डूबा हुआ है, और वो जो बिंब है कि खून में डूबी मिलती है उसके बच्चे की तस्वीर, तो क्या किसी सैनिक की तरह युद्ध करने का, संघर्ष करने का, अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का, या उसके प्रतिरोध में कार्रवाई करने का, ये जो जज्बा एक सैनिक में होता है, क्या इस तरह का कोई जज्बा, इस तरह की कोई जिजीविषा किसी कवि में होगी? क्या उसकी कोई पंक्ति खून में डूबी हुई लिखी जा सकती है? तो ये है हमारे नरेश सक्सेना जी। उनके बारे में मैं संगीत की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, थिएटर की दृष्टि से, फिल्म की दृष्टि से बहुत सारी बातें कर सकता हूं, और मैं ये मान के चलता हूं कि उनका जो कवि बना है वो इन सारी कलाओं से मिली हुई जो एक तरह से समझ और सीख और गुण है, उन सब से नरेश बने हुए हैं। तो नरेश कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनको हम अपनी भाषा में सही सही ढंग से अभिव्यक्त कर सके, ना उनकी निजी जिंदगी के बारे में और ना कविता के बारे में। बहुत आसान लगती हैं उनकी कविताएं, लेकिन वो बहुत कठिन, बहुत जटिल और बहुत संश्लिष्ट कविताएं हैं। उनके जीवन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं 16 जनवरी को। वो 100 साल जिए, मैं इसकी बहुत मन से दुआ करता हूं, क्योंकि नरेश जी मेरे महबूब शायर है, और ऐसा आदमी कविता में, और खासतौर पर आधुनिक कविता में, जहां पर कविता की कठिनता की बात की जा रही हो, उसकी संश्लिष्टता की बात की जा रही हो, जहां क्या कहा जा रहा हो कि कविता के पाठक कम होते जा रहे हैं और नए कवियों का पाठ
अच्छा नहीं है या वो कविताएं उनके पाठ से कम्युनिकेट नहीं करती, तब नरेश सक्सेना एक उम्मीद, एक भरोसे की तरह हमारे बीच में है। और मैं कहूँगा, क्योंकि मैं रेडियो और टेलीविज़न में काम कर चुका हूँ, तो जो पाठ की संस्कृति है, उससे वाकिफ़ हूँ। पाठ की संस्कृति पे मैंने कई कार्यक्रम भी किए हैं। तो पाठ की संस्कृति का अगर कोई अद्भुत उदाहरण है, तो वो नरेश जी है, आधुनिक कविता में। और भी कवि हैं, लेकिन जो बात नरेश जी में है, तो उसके लिए कहेंगे, वाह क्या बात है! कविता हो तो ऐसी, पाठ हो तो ऐसा, संप्रेषण हो तो ऐसा, और कुल 2 संग्रहों से समूचे हिंदुस्तान के पाठकों को अपना पक्षधर बना लेना, अपना पाठक बना लेना, ये जो गुण है, ये कमाल गुण है, और कमाल है नरेश जी। तो मैं उनकी लंबी जिंदगी की दुआ करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। मैं बहुत टुकड़ों-टुकड़ों में, लगभग एक कोलाज की शक्ल में, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ते-जाड़ते मैंने कुछ आपसे कह दिया। अगर कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ कीजिएगा। बहुत-बहुत नमस्कार, शब ख़ैर।